Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is इफ़ा जहां एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिटेल से स्टडी किया। आज जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। इस टॉपिक में जो सब टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी क्या है, फिर हम लोग न्यूक्लिक एसिड की डिफरेंट टाइप्स जैसा कि डीएनए और आरएनए की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ी सी इसकी जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का क्या डिफरेंस है, इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको इंशाल्लाह आज की लेक्चर वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया थोड़ा सा टॉपिक का ओवरव्यू। मूव ऑन करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो कि है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो है वो हिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो 1870 में बेटा एक फिजिशियन था जिसका नाम था फ्रेडरिक मैशर, उसने डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया बेटा? उसने पस सेल्स लिए। पस सेल्स, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पस सेल्स आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो फ्रेडरिक मैशर ने क्या किया, उसने वाइट ब्लड सेल्स लिए और उससे वहां से उसने क्या आइसोलेट किया, उसने न्यूक्लियाई आइसोलेट की। तो उसने पस सेल से जब न्यूक्लियाई आइसोलेट की तो वहां से उसने डिस्कवरी दी। किसकी डिस्कवरी दी बेटा? उसने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी दी। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड को हमने न्यूक्लिक एसिड का नाम क्यों दिया। कह रहे हैं कि ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई, जैसा कि आपको पता है कि फ्रेडरिक मैशर ने पस सेल्स की न्यूक्लियाई से आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड, इसलिए वो कहते हैं कि न्यूक्लियाई से हमने उसकी जो वर्ड है न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया। कहते हैं अलॉन्ग विद देयर एसिडिक नेचर, क्योंकि इसकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है इसलिए हमने न्यूक्लिक एसिड बोला। क्लियर हो गया बेटा? 1870 में फिजिशियन था फ्रेडरिक मैशर, उसने क्या किया, उसने पस सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स से न्यूक्लियाई को आइसोलेट किया और वहां से उसने डिस्कवरी दी। किसकी डिस्कवरी दी बेटा? न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी दी। और हमने कहा क्योंकि ये न्यूक्लियाई से आइसोलेट हुआ और इसकी जो नेचर वो एसिडिक है इसीलिए हमने इसको न्यूक्लिक एसिड कहा। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो बेटा बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अगर हम बात करें डीएनए तो डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। अब बात आती है पहले पॉइंट की जो कि लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। बेटा न्यूक्लिक एसिड जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। कैसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है? वो जब हम लोग डीएनए और आरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे उसमें काफी सारे जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस या कम्प्लेक्स जो है वो आप कह सकते हैं कंपोनेंट जो है वो मिलके डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इनका जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसी वजह से हम कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। कैसे है ये डिटेल हम जब इनकी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको ये पॉइंट मजीद क्लियर कर दूंगी। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जहां कि आप देख सकते हैं कि हमने डिस्कस करना है आरएनए और डीएनए का जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले डीएनए जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की आपको अगर मैं थोड़ी सी अकरेंस की बात करूं तो आपको पता है कि सेल के न्यूक्लियस में डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं और उस क्रोमोसोम में क्या मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है। पॉइंट देखे, मैं रीड कर रही हूँ, देखे लिखा हुआ है कि डीएनए अकर्स इन क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स, कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम में मौजूद होता है इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स, कि सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम मौजूद होता है उसमें क्या मौजूद होता है बेटा? डीएनए। यहाँ तक हमने डीएनए की थोड़ी सी अकरेंस की बात की। अब वो कहेंगे कि ना सिर्फ डीएनए सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है बल्कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो स्मॉल अमाउंट में जो है वो डीएनए कंटेन करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, अपने पास रखते हैं, उनमें मौजूद होता है। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब कि ये जब इनको टाइम में ये जरूरत महसूस हो तो ये अपनी कॉपीज तैयार कर लेते हैं और कॉपीज तैयार करने के लिए आपको पता है कि डीएनए की जरूरत होती है। तो ये जो दो ऑर्गेनेलिज मैंने आपके साथ डिस्कस किए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, बेटा इनके पास लेसर अमाउंट में डीएनए मौजूद होता है और ये डीएनए का क्या काम करते हैं? वो डीएनए से ये काम लेते हैं कि वो अपनी कॉपीज जो है वो तैयार कर लेते हैं। यही वजह है कि हम इनको जो कहते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट हम लोग बेटा इसकी डीएनए की केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का क्या जो मतलब है ये जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है इसके स्ट्रक्चर में जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी।
नेक्स्ट अब ये थोड़ा सा ओवरव्यू हमने डीएनए का देखा। आज की लेक्चर वीडियो में हमने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है। नेक्स्ट ये टॉपिक इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। आरएनए का थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि जी आरएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस इन राइबोसोम। अब बेटा आरएनए की अगर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसा कि आपको पता है राइबोसोमल आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया, इनके डिफरेंट आपने फंक्शंस पढ़े होंगे। तो कहते हैं कि जो राइबोसोम ऑर्गेनेली है ना बेटा, उसके न्यूक्लियोलस में आरएनए मौजूद होता है और उस आरएनए को आपको पता है राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसी तरह साइटोसोल में जो आरएनए उसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। एंड इन स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर पार्ट ऑफ सेल्स, कहते हैं कि सेल के दूसरे हिस्से में भी जो है वो आरएनए की मौजूदगी पाई जाती है। तो ये हमने आरएनए की अक्रेंस देख ली कि आरएनए जो है वो राइबोसोम्स के न्यूक्लियोलस में मौजूद होता है, साइटोसोल में मौजूद होता है, और कहते हैं कि कुछ स्मॉल अमाउंट में हम कहते हैं कि सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स में भी आरएनए की जो है वो मौजूदगी पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम आरएनए की बात करें तो कहते हैं कि दे आर पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जैसा कि हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स। बेटा जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, सब यूनिट्स जो है वो अटैच करके किसी बड़े स्ट्रक्चर की जो है वो अपीयरेंस दे रहे थे। यही वजह है कि कहते हैं कि स्मॉल यूनिट्स जैसा कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो न्यूक्लियोटाइड जब मिलेंगे तब वो कहता है कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा, किसका स्ट्रक्चर बनेगा, आरएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। तो कहते हैं कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। जब मैंने टॉपिक आपको बताया था, मैंने कहा था कि हम इस टॉपिक में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको न्यूक्लियोटाइड्स का डिफरेंस बताऊंगी कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका इसमें कंपोजिशंस क्या होती हैं, तो डिटेल से समझ आ जाएगी। अभी तक आपको यही पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये स्मॉलर यूनिट्स हैं, ये डिफरेंट स्मॉलर यूनिट्स मिलेंगे तो हमें किसका जो है वो स्ट्रक्चर देंगे, हमें आरएनए का स्ट्रक्चर देंगे। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, आरएनए की केमिकल कंपोजिशन, तो कहते हैं कि आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इनकी आरएनए की कंपोजिशन है। कैसे है वो हम इसके स्ट्रक्चर में, जब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर होंगी ये बातें। सिर्फ यहाँ तक हमने सिर्फ ओवरव्यू, ताकि आपको आइडिया हो कि डीएनए और आरएनए है क्या। डिटेल स्ट्रक्चर हम आने वाली लेक्चर वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इंशाल्लाह उनको भी वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि वो क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपको न्यूक्लियोटाइड बताऊं ना, तो बेटा न्यूक्लियोटाइड में थ्री, जो आप कह सकते हो कि इसकी कंपोजिशन है, तीन चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें थ्री सब यूनिट्स आप कह सकते हैं आ सकते हैं। एक इसमें बेटा पेंटोज शुगर है, जिसको हम 5 कार्बन शुगर भी कहते हैं, वो राइबोज, हम एग्जाम्पल भी लेंगे बाकायदा, ठीक है। एक इसमें पेंटोज शुगर आ जाती है, एक इसमें फॉस्फेरिक एसिड आ जाता है, और फॉस्फेरिक एसिड के साथ इसके साथ एक जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। नाइट्रोजनस बेस क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होते हैं, पेंटोज शुगर क्या होती है, ये सारी डिटेल से हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक बताना यही था कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या एक्चुअली, तो आपने कहना है न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स, जो 3 सब यूनिट से मिलके बना होता है। वो 3 सब यूनिट्स क्या है मैंने आपको बता दिया। एक पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और एक फॉस्फोरिक एसिड है। यहाँ आप समझे, जब इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट में आपको स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करूंगी ड्रॉ किया हुआ, तब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज भी वहाँ नजर आएंगी और आपको क्लियर हो जाएगा ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो आपको पता है कि पेंटोज शुगर, आपने पीछे भी एग्जांपल लिया, हम पेंटोज शुगर की एग्जांपल लेंगे राइबोसोम, जब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो कह रहे हैं कि पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर, अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर में पेंटोज शुगर लेंगे तो बेटा वो राइबोज होगी, और अगर हम डीएनए में पेंटोज शुगर लेंगे या 5 कार्बन शुगर लेंगे, उसको हम डीऑक्सीराइबो बोलेंगे, ठीक है। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर, जो कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं कि अगर हम डीएनए में मौजूद राइबोज या पेंटोज शुगर डिस्कस करेंगे, उसको राइबोज कहते हैं। और अगर हम आरएनए में राइबोज कहते हैं, और डीएनए की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे उस पेंटोज शुगर को। क्लियर हो गया। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो बेटा नाइट्रोजनस बेस जो हम बात करें तो ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, पायरामिडीन्स और प्यूरीन्स होती हैं। अब पायरामिडीन्स में कौन कौन सी जो है बेसिस आ जाती हैं उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, प्यूरीन्स में कौन कौन सी आ जाएंगी वो इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम फॉस्फोरिक एसिड को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है इसका, या आप कह सकते हैं सेकंड कंपोनेंट किसका बेटा, न्यूक्लियोटाइड का, वो है नाइट्रोजनस बेस। कहते हैं कि नाइट्रोजनस बेस एक्चुअली 2 टाइप्स की होती है, नंबर 1 पायरिमिडीन्स एंड द अदर 1 इज प्यूरीन। पायरिमिडीन की बात करें तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे ना हम, वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। पायरिमिडीन जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन्स में जब आपको एग्जांपल लूंगी ना एडिनिन के, हम नेक्स्ट जो अब डिस्कस करेंगे ना इसका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, तो मैं आपको प्यूरिन में जो एडिनिन है उसकी एग्जांपल जो है वो स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी, तो आपको वहां नजर आएगा
कि वो जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया डिफरेंस के जो पायरिमिडीन्स होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन्स जो है वो प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। पायरिमिडीन्स में बात करें इनमें कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस आ जाती है, तो बेटा इसमें साइटोसिन आ जाती है एंड थायमीन आ जाती है, ये दोनों जो है वो पायरिमिडीन्स में आ जाती हैं। अगर हम डीएनए को बात करें तो डीएनए में सिर्फ थायमीन, पायरिमिडीन्स में से सिर्फ थायमीन डीएनए के स्ट्रक्चर में मौजूद होती है। और पायरिमिडीन्स की बात करें तो जो कहता है कि यूरासिल है ना वो आरएनए के स्ट्रक्चर में। ये तो सिर्फ बातें होगी, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको ये नाइट्रोजनस बेस इनके स्ट्रक्चर में जो है वो लगे हुए भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट हम बात करें प्यूरिन्स। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन्स में कौन कौन सी बेटा नाइट्रोजनस बेस आ जाती है, तो आपने याद रखना है एडिनिन और गवानीन। दैट मीन्स एडिनिन और गवानीन जो है वो ऐसी नाइट्रोजनस बेस है जो डबल रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं। कैसे हैं, जब हम एडिनिन की एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्लाइड भी क्लियर होगी। इस स्लाइड में हमने न्यूक्लियोटाइड्स डिस्कस किए, उसके 3 कंपोनेंट्स डिस्कस किए। हमने कहा कि पेंटोज शुगर है, अगर वो पेंटोज शुगर आरएनए की हुई तो हम उसको राइबोज बोलेंगे, डीएनए की हुई तो डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे। हमने नाइट्रोजनस बेस की बात की। हमने कहा बेटा ये 2 टाइप्स होती हैं, एक पायरिमिडीन्स दूसरी प्यूरिन्स। पायरिमिडीन्स की बात की हमने, उसमें डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस डिस्कस की। प्यूरिन्स की बात की उसमें डिफरेंट डिस्कस की। स्ट्रक्चर की बात की हमने कहा जी पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग्ड और प्यूरिन्स डबल रिंग्ड। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको दोबारा इसको रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट हमने जो है वो न्यूक्लियोटाइड का 3rd कंपोनेंट डिस्कस करना है जो कि है फॉस्फोरिक एसिड। अब हम लोग देखेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उनमें कौन से जो है वो आपस में जब अटैचमेंट करेंगे तो उनमें लिंकेज कौन सी बनेगी, कहाँ किस ग्रुप के साथ वो जो है वो अपनी लिंकेज बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको जो है वो वर्डिंग वाइज बता रही हूँ। हम इसको जब स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका इंशाल्लाह स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए जी, फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3PO4। हैज द एबिलिटी, बेटा कह रहे हैं कि फॉस्फोरिक एसिड की एबिलिटी रखता है कि वो डेवलप करे, क्या डेवलप करे आपस में, कौन सी लिंकेज डेवलप करे, ईस्टर लिंकेज बेटा डेवलप करे। अब वो ईस्टर लिंकेज किसके साथ डेवलप करवाता है, जाहिर है ये फॉस्फोरिक एसिड ने अटैचमेंट तो शो करनी है, तो अटैचमेंट शो करेगा तो ये ईस्टर लिंकेज बनेगी। वो अटैचमेंट हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि वो अटैचमेंट वो पेंटोज शुगर, जो हम एग्जांपल लेंगे राइबोज की, कि वो राइबोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा और वो किस लिंकेज के थ्रू अटैच होगा, ईस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होगा। क्लियर हो गया आपको फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हम देखिए इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम बाकायदा देखेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज जो है वो उसके साथ ईस्टर लिंकेज बनाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहता है कि ना टिपिकल न्यूक्लियोटाइड की बात करें कि टिपिकल न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो कहता है कि द नाइट्रोजीनस बेस इज अटैच्ड टू द पोजीशन 1 ऑफ पेंटोज शुगर। आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में बेटा 3 चीजें आ जाती हैं, ठीक है, 3 चीजें आ जाती हैं ना। कौन कौन सी चीजें आ जानी थी, एक हमने कहा था कि जी पेंटोज शुगर, जो मैंने आपको कह दिया कि राइबोज हो गया। दूसरी हमने कहा कि जी एक कोई ना कोई नाइट्रोजीनस बेस अटैच होगी और एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है। कहता है अब हम इस स्ट्रक्चर की बात करें ना कि कहाँ से क्या चीज अटैच है, तो कहता है कि अगर हम बात करें ना, जाहिर है कि 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे तो ही न्यूक्लिक एसिड का या न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनेगा। तो कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में ये 3 चीजें कैसे अटैच होंगी। वो कहते हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो है ना वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन या मतलब कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी। मैं आपको बकायदा आगे दिखाऊंगी, ये सारी चीजें मजीद आपको रिवाइज भी करवाऊंगी और क्लियर करूंगी। अभी सिर्फ आप रीड कर लो। नेक्स्ट वो कह रहे था कि आपको आइडिया डेवलप हो ना, फिर आप जब नेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको मजीद आप खुद ही मेरे साथ जो है वो चीजें जो है रिवाइज कर लेंगे। कहते हैं कि वाइल अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की अटैचमेंट देखिए ना न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, तो कहता है कि वो अटैच होता है पोजीशन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर। ये तो इन फ्रंट ऑफ की बात। अगर तो हम चेन की बात करेंगे ना तो हम चेन स्ट्रक्चर अगर न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड का डिस्कस करेंगे तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो कार्बन नंबर 5 पे अटैचमेंट शो करेगा जो है वो फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया। हमने पोजीशंस की भी बात कर ली। हमने कहा जी नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस किसी भी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में वो पोजीशन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर के साथ अटैच होगी। फॉस्फोरिक एसिड की बात की तो वो कहता है कि वो 2 पोजीशंस पे अटैच हो सकता है, कार्बन नंबर 3 पे भी हो सकता है, कार्बन नंबर 5 पे भी हो सकता है। अगर चेन में है तो 5 में, अगर इन फ्रंट ऑफ अगर फ्रंट की बात करें तो फिर वो कार्बन नंबर 3 पे अटैचमेंट शो करेगा। कौन अटैचमेंट शो करेगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर होगा। ये तीनों चीजों की अटैचमेंट हम लोगों ने पढ़ ली। किन किन की सी अटैचमेंट हमने एक्चुअली
पेंटोज शुगर के साथ ही दोनों अटैचमेंट करवाएंगे, इसकी नाइट्रोजनस बेस की और फॉस्फोरिक एसिड की। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेंटोज शुगर है उन्होंने ही अटैचमेंट की होती है नाइट्रोजनस बेस के साथ भी और फॉस्फोरिक एसिड के साथ। नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे लगी होगी और आपने ये बात याद रखनी है कि फॉस्फोरिक एसिड या तो 3 कार्बन पे अटैच होगा या 5 पे। क्लियर है? ये सारी चीजें आई थिंक आपको मजीद क्लियर होगी। आगे हम बात करते हैं, कहते हैं पेंटोज शुगर इज लिंक्ड विद फॉस्फेट फॉर्मिंग डबल एस्टर लिंकेज, द लिंकेज इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। कहता है कि अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें, हमने मैंने आपको बताया राइबोज, जैसा कि हम आगे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कहते हैं पेंटोज शुगर जो है वो फॉस्फेट के साथ लिंकेज करेगी। वो कौन सी लिंकेज होगी? वो डबल ईस्टर लिंकेज कहते हैं और इसी डबल ईस्टर लिंकेज को हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको ये सारे टर्म्स जो है वो मजीद क्लियर करवाती हूँ मैं। मूव ऑन करते हैं आज का हमारा स्ट्रक्चर। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। किसका है? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब आप लोग रिवाइज करें अपने माइंड्स में, मैं आपको फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में बेटा 3 थिंग्स आनी है। ये 3 इसके कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 बेटा मैंने आपको कहा था कि उसमें पेंटोज शुगर अटैच होगी। ये पेंटोज शुगर है जिसको हमने राइबोज बोला। 5 कार्बन शुगर है, आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन शुगर रिंग स्ट्रक्चर है राइबोज का। उसके अलावा याद करें तो मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। वो हमने एग्जांपल ले ली एडेनिन की, और जब मैंने आपको एडेनिन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एडेनिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं 8 ये रिंग है और 1 ये रिंग है। डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो मुझे ये बताएं प्यूरिन्स होगा या पायरिमिडीन्स होगा? जिनको प्यूरिन्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्यूरिन्स जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर, तो एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर होगा? और आपको याद होगा तो हमने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में तीसरी जो चीज आ जाती है वो है फॉस्फेट ग्रुप्स। फिर जो मैंने पीछे आपको इसके लिंकेज या अटैचमेंट शो करवाई तो मैंने कहा था कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमेशा राइबोज या पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे अटैचमेंट शो करेगी। और मैंने कहा था कि फॉस्फेट ग्रुप जो है अगर तो चेन में अगर देखेंगे तो कार्बन नंबर 5 पे होगा, अगर फ्रंट पे होगा तो वो कार्बन नंबर 3 पे होगा। अब ये चेन स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट का जो है वो फॉस्फेट से अटैच है या फॉस्फोरिक एसिड अटैच है। अब यहाँ क्लियर हो गया। और मैंने एक बात और कही थी कि जो पेंटोज शुगर है वो सेंटर में होता है, इसके साथ ही दोनों चीजों ने एक्चुअली अटैच होना होता है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देना होता है। किसका स्ट्रक्चर देना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर देना होता है। क्लियर हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 पे एडेनिन लगा जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। और पेंटोज शुगर जो कि राइबोज ली वो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। ये आपको जो टिल्ड बॉन्ड नजर आ रही है, लिंकेज नजर आ रही है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। मूव ऑन करते हैं हम कुछ मजीद टर्म जो हमने डिटेल से डिस्कस करनी है वो थी कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा हमने न्यूक्लियोसाइड्स डिस्कस करने थे। जब आपको बेटा न्यूक्लियोटाइड अच्छे से क्लियर होगा तो न्यूक्लियोसाइड्स भी बहुत आसान होगा आपको समझना, क्योंकि ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। अब ये आज के लेक्चर की हमारी लास्ट वीडियो है और लास्ट ही सब टॉपिक रह गया हमारा न्यूक्लियोटाइड वाला, न्यूक्लियोसाइड्स वाला, जो कि न्यूक्लिक एसिड का एक सब टॉपिक रह गया। अब न्यूक्लियोसाइड्स की अगर मैं बात करूँ ना तो हमने न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स बेटा डिस्कस किए थे। एक नाइट्रोजनस बेस, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दूसरा हमने कहा था पेंटोज शुगर, तीसरी हमने कहा था फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें मिलेंगी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। लेकिन बेटा जब इनमें से एक चीज मैं हटा दूं जो कि फॉस्फोरिक एसिड है, उसकी अटैचमेंट ना करें, बाकी सिर्फ 2 चीजें रह जाए, जो कि क्या बचती हैं बेटा? एक नाइट्रोजनस बेस बच जाती है, दूसरी पेंटोज शुगर बच जाती है। तो ये दोनों चीजें जो है वो न्यूक्लियोसाइड कहती हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कहलाती हैं। अब बात आती है कि जब न्यूक्लियोसाइड के साथ हम एक फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप अटैच कर देंगे या फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर देंगे तब वो क्या बनेगा? तब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्लियर है? तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीजें। कौन कौन सी? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। क्लियर है? सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड अटैच नहीं होगा, ये मैंने बता दिया। अब हम जब पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड ऐसा कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन, ये तब बनता है जब कंबाइन होती है। क्या क्या चीजें कंबाइन होती है? एक तो बेस, बेटा कंफ्यूज नहीं होना, कौन सी बेस? नाइट्रोजनस बेस। दूसरी वो कह रहा है कि पेंटोज शुगर। ये 2 चीजें जब मिलेंगी तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखिए इसमें हमने न्यूक्लियोटाइड में तो हमने फॉस्फोरिक एसिड की भी बात की थी, इसमें हम फॉस्फोरिक एसिड की बात नहीं कर रहे, इसमें हम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के 2 कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। उन 2 कंपोनेंट्स की कॉम्बिनेशन में से जो कंपाउंड बनता है उनको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्लियर है? अब कहते हैं न्यूक्लियोटाइड वो कहता है न्यूक्लियोसाइड एंड अ फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड अगर मैंने बोल दिया तो अब आपको माइंड में आ जाना चाहिए इसके 2 कंपोनेंट जो कि है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। तो कहते हैं कि अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोसाइड प्लस एक फॉस्फोरिक एसिड तो बन गया ना न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि उनका न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट जो है वो यहाँ से सेटिस्फाइड हो गए होंगे।
क्लियर है। लास्ट में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने प्रीवियस क्लास में भी एटीपी डिस्कस किया होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है। ये भी एटीपी, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, आपको पता है। तो ये ना हाई एनर्जी करेंसी है, आपको पता है सेल्स के लिए। तो एटीपी के स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। आपको पता है एटीपी के स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एडिनोसिन मतलब इसमें एडिनिन एक लगी होगी नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ट्राइमीन 3 फॉस्फेट के ग्रुप लगे होंगे और इसमें साथ राइबोज शुगर है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखिए एडिनिन आ गया, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है तो बेटा न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें तो इसकी जस्टिफाई होनी चाहिए ना इसके कंपोनेंट्स में। एक तो नाइट्रोजनस बेस, दूसरी पेंटोज शुगर और तीसरी फॉस्फेट का या फॉस्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। और यहाँ हम एटीपी के स्ट्रक्चर एग्जांपल के साथ न्यूक्लियोटाइड डिस्कस कर रहे हैं, तो कहते हैं कि एटीपी के स्ट्रक्चर में एक तो एडिनिन, दूसरा राइबो शुगर, तीसरा फॉस्फेट। एक कहते हैं एक, अगर आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि अगर एक फॉस्फेट अटैच हो तो हम उसको कहते हैं कि एडिनिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी बोलते हैं। अगर हम इसी स्ट्रक्चर के साथ 2 फॉस्फेट का ग्रुप लगा दें तब वो क्या बन जाएगा, तब वो बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको एडीपी भी कहते हैं। अगर 3 के 3 ही फॉस्फेट अटैच कर दें तो वो फिर क्या स्ट्रक्चर देगा, वो देगा ये देखिए एडिनिन, राइबोज और 3 फॉस्फेट क्या बनेगा फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि है एटीपी का स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर हो गया। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स के हमने डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया, न्यूक्लियोसाइड्स के मैंने आपको कंपोनेंट्स बता दिए, न्यूक्लियोटाइड के हमने एक एग्जांपल एटीपी को भी डिटेल से डिस्कस कर दिया, और न्यूक्लियोटाइड का हमने जनरल स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया। यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।